हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी हंट में आ चुका हूं आप सभी बच्चों के लिए इस सेशन का थर्ड एपिसोड लेके, ज्योग्राफी चैप्टर 1 का थर्ड एपिसोड लेके। अब हम लोग जैसा कि नए बच्चे जो भी हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। आफ्टर दैट आप पार्ट 3 पे आइएगा। पार्ट 3 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि एक प्रीवियस रिकॉल लेते हैं बाबू कि हम लोग प्रीवियस में क्या पढ़ने वाले पढ़े थे कि प्रीवियस में हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एफर्ट, महात्मा गांधी जी के बारे में, क्या महात्मा गांधी क्या सोचते थे, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है, ठीक है, पूरा रिसोर्स प्लानिंग कैसे हो सकता है, वो सारा चीजें हम लोग क्या किए थे बाबू, डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज ए रिसोर्सेज, यानी आप देखिएगा हमारे इन्वायरमेंट में लैंड है, जमीन है। जमीन का मतलब क्या, जो हमारा टेरिटोरियल पार्ट दिखता है वो आपका क्या है, लैंड है। तो लैंड एज ए रिसोर्सेज को आज हम लोग देखेंगे कि लैंड मतलब लैंड को देखेंगे, लैंड रिसोर्सेज पे क्या है, कितने फॉरेस्ट है, नहीं है, कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड को कैसे कंजर्व किया जाए, ये सारा चीजें आज हम लोग क्या करने वाले, बातचीत करने वाले, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक हमारा वो लैंड रिसोर्सेज है। तो यूजेस देखिएगा, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो लैंड है, लैंड रिसोर्सेज वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारा कहाँ पे होता है, हमारे लैंड पे ही परस्यू होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन लैंड का लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है कि लैंड क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है बाबू, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब जो हमारा लैंड है ना वो क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है। वो क्या ऐसा देख रहे हैं क्या कि हमारे पूरे अर्थ का जो लैंड है वो बढ़ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कमी जो है वो लैंड क्या, इनफाइनाइट है। और जब लैंड एक इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है बाबू, तो इसको तो प्रिजर्व करके तो रखना ही पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो लैंड है पूरे वर्ल्ड में वो कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा देखिएगा पूरे वर्ल्ड का 43% जो क्या है बाबू, प्लेन एरिया यानी मैदान है। और कहीं ना कहीं 30% क्या है बाबू, 30% माउंटेन है। और प्लेट्यू कितना परसेंट है, 20% प्लेट्यू है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बाबू इसका ये है कि लैंड यूटिलाइजेशन आपको देखना पड़ेगा। तो लैंड में आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट दिख जाएगा, और लैंड में जब फॉरेस्ट दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है लैंड यूटिलाइजेशन, कि हमारा लैंड को यूटिलाइज कैसे किया गया। लैंड यूटिलाइज का मतलब, मान लीजिए पूरे पूरा एक लैंड है, लैंड में कौन से कितने जमीन पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कितने जमीन पे फॉरेस्ट है, या कितने जमीन पे क्या है, वो सारा का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट, भी आपको फॉरेस्ट का आगे बात करेंगे, इसको अभी यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। अभी ये देखना है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कुछ ऐसा जमीन तो होगा ना बाबू, कुछ ऐसा जमीन होगा ना कि जहां पे कल्टीवेशन हो ही नहीं रहा है, जहां पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा है। तो पहला क्या होगा, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब एक ऐसा लैंड होगा जो ऐसा ही खाली छोड़ दिया होगा, खाली होगा, बहुत लंबे समय से क्या होगा, खाली होगा। तो वो क्या होगा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे रोड, बिल्डिंग, एटीसी, ये भी आएगा कि नहीं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन ये भी हो सकता है, जो लैंड कभी हो सकता है खाली। आप देखते होंगे ना बाबू कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे जमीन होंगे जो ऐसे ही सालों साल से एकदम 15-20 साल, 25 साल, 50 साल तो ऐसे ही बैरन है, खाली है। दूसरा ये भी हो सकता है ना कि ऐसा लैंड जहां पे क्या नॉन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है। नॉन एग्रीकल्चर यूज का मतलब जैसे रोड बना होगा या बिल्डिंग बना होगा, वो सारा चीजें देखने को मिलेगा। यानी लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, पहला देखिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये देखिए। दूसरा देखिएगा अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड, मतलब ये भी कल्टिवेटेड था लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन से अदर अनकल्टिवेटेड है। तो पहला है परमानेंट पर्शियल एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पर्शियल ग्रेजिंग लैंड यानी आप देखे होंगे ना तो कुछ ऐसा लैंड होगा, जमीन जहां पे हमेशा क्या, आप गाय को या बकरी वगैरह को चरते हुए देखते होंगे, वो अपना वहां पे फिटिंग करते कि नहीं करते, तो वो भी क्या आ जाएगा, परमानेंट पर्शियल। वो भी क्या लैंड है लेकिन वो अनकल्टिवेटेड है, वहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, वो परमानेंट पर्शियल और ग्रेजिंग लैंड में क्या किया जाए, बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोज नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थ एरिया। देखिए नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थ एरिया, इस पे अभी माइंड नहीं लगाना, इस पे माइंड लगाएगा तो कंफ्यूजन होगा, तो अभी इसको एकदम रहने दीजिए। बस इतना देखिए कि लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, मान लीजिए कभी आपके आसपास देखते होंगे या रोड के बगल में कि झाड़ जंगल वगैरह हमेशा आपको वो लैंड पे, जमीन पे देखते हुए देखने को मिलेगा, तो वो भी क्या है, लैंड अंडर मिसलेनियस मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स वगैरह आपको वहां देखने को मिल जा रहा है ना। तीसरा देखिएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब एक ऐसा लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया, किसके लिए, 5 एग्रीकल्चर एरिया, 5 यानी 5 साल से ज्यादा, यानी 5 साल से ज्यादा लंबे समय तक उस जमीन पे क्या कोई कल्टीवेशन हुआ ही नहीं है, उसको क्या कहा जा रहा है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। यानी लैंड का यूटिलाइजेशन में दो देखे, एक लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में देखिए दो कैटेगरी, बैरन एंड वेस्टलैंड और नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे जो भी हमारा रोड बिल्डिंग्स वगैरह बना हुआ। दूसरा देखिए अदर अनकल्टिवेटेड में परमानेंट पर्शियल को देखिए, लैंड अंडर मिसलेनियस यूज में जैसे जो भी आपका
क्रॉप्स वगैरह है उसको देखें, कल्चरेबल वेस्टलैंड देखिए ऐसा जमीन जो 5 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया से क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसको क्या कहा जाता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब एक बात समझिएगा, यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन से ना बाबू यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली लिख लीजिए। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना तो ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछने वाला है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आफ्टर डेट हम लोग बात करेंगे फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें दो होता है, एक करंट फैलो होता है और एक क्या होता है, अदर देन करंट फैलो होता है। तो करंट फैलो क्या होता है, जो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस ईयर, यानी 1 साल या 1 साल से कम कोई जमीन को अगर अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया तो वो क्या है, करंट फैलो है। और अदर देन करंट फैलो क्या है, 1 से 5 साल के बीच में, ध्यान से समझिएगा, 1 से 5 साल के बीच में जो लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया वो क्या है बाबू, आपका अदर देन करंट फैलो। और 5 साल से ज्यादा क्या होगा, कल्चरेबल वेस्टलैंड होगा। पीछे ही बात की, यानी फंडा क्लियर है। फंडा पहले आप देखिए, कंफ्यूज मत होइए, हम लोग यहाँ पे फैलो लैंड में बात किए दो, एक क्या करंट फैलो, दूसरा अदर देन करंट। करंट फैलो में क्या, एक या 1 साल से कम कोई जमीन को अगर खाली छोड़ दिया गया तो दैट इज करंट फैलो, या 1 से 5 साल के बीच में कोई लैंड को खाली छोड़ा गया तो अदर करंट फैलो है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे हम लोग प्रीवियस सेशन में बात की क्या, कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी 5 साल से ज्यादा को कोई जमीन को छोड़ा गया तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद हमारा एक लास्ट जो यूटिलाइजेशन है वो नेट सोन एरिया, क्या वो नेट सोन एरिया, ध्यान से समझिएगा। एक नेट सोन एरिया आता है और एक क्या आता है, ग्रॉस क्रोप्ड एरिया आता है। एक नेट सोन एरिया आता है, दूसरा क्या होता है, ग्रॉस क्रोप्ड एरिया आता है, ठीक है ना। तो नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रोप्ड एरिया में आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए कि एक जमीन था, ठीक है, इसमें हम दो डिवाइडेड किए, ठीक है, एक यहाँ 2 हेक्टेयर जमीन है, ये 5 हेक्टेयर है, ठीक है। तो एक पूरे साल में हम क्या किए, पूरे साल में ये वहां पे पूरा हम खेती किए, वो यहाँ पे क्या किया, पूरा खेती किए, पूरा एग्रीकल्चर किए, और इससे जो मेरा क्या कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हुआ होगा। अब ये जो पूरे साल जो हम खेती किए, ये एक जगह है यहाँ पे साल में पूरे ये जितना 5 हेक्टेयर प्लस 2 हेक्टेयर दोनों जमीन पे हम क्या किए, साल में एक बार खेती किए, तो दैट इज नेट सॉन एरिया। क्या बोला गया, नेट सॉन एरिया, नेट सॉन एरिया, क्लियर। ये क्या बोला गया, नेट सॉन एरिया बोला गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, नेट सॉन एरिया एटलीस्ट 1 इन ईयर। देखिए पूरे जमीन पे यानी 5 प्लस 2 यानी 7 हेक्टेयर जमीन पे क्या किया गया, पूरा एग्रीकल्चर किया गया। 7 हेक्टेयर जमीन पे क्या किया गया, पूरा एग्रीकल्चर किया गया, 7 हेक्टेयर जमीन पे किया गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ 7 हेक्टेयर जमीन पे पूरा किया गया, यानी क्या है, नेट सोन एरिया है, ठीक है। अब एक बात समझिए, दूसरा क्या बोला गया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर एरिया प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। मान लीजिए जैसे कि पूरे जमीन पे यानी 2 हेक्टेयर प्लस 5 में हम साल में क्या किए, एक बार किए, तो नेट सोन एरिया। अब हम क्या करेंगे कि साल में एक बार तो पूरे पे किए, लेकिन साल में हम क्या किए, एक बार और सॉरी एक बार और क्या किए, यहाँ पे हम लोग कर लिए, फिर से एक बार कर लिए, क्या क्या, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे कर लिए, फिर से एक बार यहाँ पे कर लिए, तो यानी एक आप ही कर पूरे जमीन पे एक बार किए तो 5 प्लस 2 आया, लेकिन दोबारा उसी साल में सिर्फ ये 5 हेक्टेयर वाले जमीन पे किए, यानी दोबारा हम क्या किए, सिर्फ 5 पर हेक्टेयर वाले जमीन पे किए, यानी टोटल कितना हो जाएगा 12। यानी हमारा ये 12 जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हुआ। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मोर देन वन टाइम्स क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया जाता है, उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया जाता है। यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया में नेट सॉन एरिया प्लस और जितनी बार किया गया एग्रीकल्चर से एक बार और किया गया तो वो इसमें शामिल होता है, उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया बोला गया, समझिए ना। तो जैसे नेट सोन एरिया 5 2 हो जाएगा 7, क्योंकि इस वाले एरिया में यहाँ पे दोबारा आप किए थे, दोबारा में 5 हेक्टेयर है तो 5 हेक्टेयर ऐड किया, टोटल क्या आ गया हमारा 12 हेक्टेयर आ गया, क्लियर है ना। तो यानी ये था बाबू आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब एक साल में जो पूरे लैंड है उसपे एक बार जो होता है, सॉरी कल्टीवेशन होता है, उसको बोला गया नेट सोन एरिया। और कितने एक बार से कितना ज्यादा है ना दूसरे लैंड मतलब उसी लैंड पे कितने पार्ट में हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ अब एक बात समझिएगा, ये लैंड यूटिलाइजेशन पूरा हम लोग यहाँ पे देखें कि लैंड यूटिलाइजेशन पूरे आपको ये देखने को कैसे मिलेगा, है ना, पूरे वर्ल्ड में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा, लैंड का कौन कौन सा जो एरिया है या कौन कौन सा कैसे लैंड को यूज किया जा रहा है। तो अब इसी तरह सर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में हम लोग को लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया हम लोग को जानना पड़ेगा। तो हम लोग अंडरस्टैंड देखते हैं, हेडिंग को पहले समझते हैं कि हमारे इंडिया में जितना लैंड है जितना जमीन है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो द यूजेज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड व्हाट बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions। ये सारे को ऊपर क्या करता है हमारा यूजेज ऑफ लैंड क्या करता है डिटरमाइन करता है। यानी याद रखिएगा
आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो क्या लैंड यूटिलाइजेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो एक पहला फिजिकल फैक्टर होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ह्यूमन फैक्टर होगा। फिजिकल फैक्टर में मान लीजिए जैसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या, मान लीजिए जमीन ऊपर नीचे है तो वहां पे पॉपुलेशन कम रहेगी, जैसे हिलिंग्स एरिया में देखते हैं पॉपुलेशन क्या रहता है, कम रहता है। वही देखिएगा क्लाइमेट जहाँ का अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, वहाँ ज्यादा होगा। जैसे नॉर्थ वाले रीजन में देखते हैं बिहार झारखंड ये सब में ज्यादा लोग रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट क्या फेवरेबल है। वहीं आप देखिएगा कहीं ना कहीं जो साउथ साइड में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में संख्या क्या है, आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है। सॉइल टाइप को देखिएगा, सॉइल टाइप कैसा है, जहाँ फर्टाइल सॉइल है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। जैसे बिहार का गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो डेल्टा वाला रीजन है वो देख लीजिए, वहाँ पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, समझ किनारे। वहीं आप देख लीजिएगा साउथ वाले में है ना, तो वहां पे आप देखिएगा सॉइल फर्टाइल नहीं, या फिर आप नागालैंड वगैरह में देख जाइए सॉइल फर्टाइल नहीं है, जिस वजह से वहाँ पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है किसके लिए, लैंड यूज पैटर्न इंडिया के लिए, प्लस ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ जो कैपेबिलिटी होता है कल्चरल ट्रेडिशनल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्लास 9 में पढ़ेंगे तो इंडिया का टोटल जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे सोचते हैं सर क्लास 9 से आ गया, नहीं, पूरे इंडिया का एरिया, पूरे इंडिया का एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत का जो ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कितना है, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। तो लैंड यूज डाटा हाइवर इज अवेलेबल ओनली 93%। मान लीजिए ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बोला जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है ना वो 93% है। अब बोलेगा सर 7% कहाँ गया, तो बाबू जो चाइना हमारे भारत का कुछ पार्ट को एक्वायर किए हुए उसका तो हमारे पास डाटा होगा नहीं, या फिर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जो हमारे कश्मीर का जो पार्ट को पाकिस्तान ऑक्यूपाई किया तो उसका डाटा हमारे पास कैसे होगा, तो उसका डाटा भी हमारे पास नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट्स का डाटा हमारे पास नहीं है, तो वो सारे के कारण हमारे पास कितना अवेलेबल है, 93। डाटा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड यूज जो है उसका कितना परसेंट डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो 93। क्लियर है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि आखिरकार हमारे भारत में है ना, हमारे इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो कितना कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा बाबू कहीं ना कहीं ये पहले का दिया गया है, ये बाद का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया देखिएगा तो फॉरेस्ट एरिया पहले कितना था, 18.11% था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया बढ़ के कितना हो गया, 23.3% हो गया, ठीक है ना। उसी तरह आप सारे डाटा को इसमें थोड़ा कंपैरिजन करेगा, ये डाटा से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। डाटा से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहले आगे का स्लाइड को देखते हैं, उसके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर हैज आल्सो डिक्रीज। अब देखिएगा लैंड जो परमानेंट प्रेशर है वो क्या है, डिक्रीज किया गया। जैसे परमानेंट प्रेशर है ग्रेजिंग लैंड है ना, ये पूरा ब्लू है, देखिए यहाँ पे 4.71% है, यहाँ पे देखिए 3.3% है। समझ आ रही कि नहीं, अब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले हमारा जो लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर, लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर का मतलब क्या, जहाँ पे गाय वगैरह जो क्या कर रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, वो पहले लैंड ज्यादा था, अभी आगे वो क्या हो गया बाबू, कम हो गया। तो उसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है देखिए, तो मोस्ट ऑफ द other than current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। मतलब इसलिए यहाँ पे डिक्रीज किया बाबू, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड है वो बहुत पुअर क्वालिटी का, वहां पे कोई घास वगैरह उगा नहीं होगा, जिस वजह से वहां पे आपका जो पेस्टल लैंड है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आगे क्या बोलेगा, पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब एक बात समझिए, नेट सोन जो एरिया है, नेट सोन का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई स्टेट में, जैसे भारत में ही कोई स्टेट में नेट सोन एरिया क्या होगा, अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि उसको डिपेंड करेगा जैसे कि स्टेट टू स्टेट, कैसे, तो इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। आप देखिएगा हरियाणा में, पंजाब में ज्यादा है क्या, नेट सोन एरिया 80% है, कितना है, 80%। नेट सोन एरिया 80% का मतलब क्या, 80% का मतलब वहां का लगभग 80% जो लैंड है वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, किसमें, कल्टीवेशन में, क्यों, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है ना वो ज्यादा अच्छा है, वहां पे वाटर इजिली आपको क्या किया जा रहा है, अवेलेबल किया जा रहा है, ठीक है ना, वहां पे ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छा होगा वहां पे, लेकिन वहीं आप देखिएगा कहाँ पे, हरियाणा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में वो कितना है, 10% है, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार में ये क्या है, बहुत ज्यादा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है बाबू कि रीजन आपको ये देखने को मिलेगा कि हर जगह जो है वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर इज आल्सो डिक्रीज, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द ये, सॉरी ये रिपीट हो गया बाबू, स्लाइड हटा दीजिएगा, ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से समझिएगा
क्लियर है? एक बार थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? हम लोग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देख रहे हैं। लैंड यूज पैटर्न में ये देखेंगे तो लैंड का जो यूज है वो डिटरमाइन करता है दो फैक्टर को ऊपर, एक फिजिकल और दूसरा ह्यूमन। फिजिकल में भी हम लोग बात किए कौन कौन सा फैक्टर, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, ये सारा बात किए। ह्यूमन में हम लोग पॉपुलेशन पे, डेंसिटी पे, टेक्नोलॉजी पे, ये सारे पे बात किए, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 93% डाटा ही हमारे पास है। इसमें हम लोग देखे थे कि जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज किया है, क्या किया, इंक्रीज किया है। अब ये याद रखिएगा, ये से थोड़ा क्वेश्चन बनेगा। और ये देखिए जो परमानेंट क्वेश्चन है वो क्या किया है बाबू, डिक्रीज किया है। उसका रीजन क्या है, जो करंट फ्लो अदर है उसका भी क्वालिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। उसका कारण ये आपको देखने को मिला, ठीक है? इसके बाद इसको हम लोग तो बात कर लिए, ठीक है? अब फॉरेस्ट एरिया का बात करें, हमारा का ये बोला गया कि हमारे इंडिया में टोटल जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो 33%, कितना होना चाहिए, 33। यानी हम लोग का जो अभी प्रेजेंट में जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो 23 है, लेकिन होना कितना चाहिए, आइडियल कितना है, 33। यानी अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, कम है, और उसको बढ़ावा देने की क्या है, जरूरत है, ठीक है? तो फार लोअर देन द डिजायर्ड परसेंटेज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, 1952 के अकॉर्डिंग बोला गया कि 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, डाटा देखिए थे ना, कितना है, देखिए 23 पॉइंट समथिंग परसेंट है ना, 23.3% है। तो यानी अभी भी हमारे पास लगभग 10% क्या है, फॉरेस्ट क्या है, कम है, और हम लोग उसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तभी हमारा मतलब एक तरीके से बैलेंस हो पाएगा, ठीक है? चलिए अब एक बात समझिए, फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है, आखिरकार जो फॉरेस्ट, जो जिस एरिया में फॉरेस्ट को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? तो बहुत सारा रीजन है, इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अगर ट्रीज लगाएंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वो मैनेज रहेगा, ठीक है ना? दूसरा, द लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ पीपल who live on the fringes of this forest depend upon it। बहुत सारे लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारा जो सारा प्रोडक्शन वगैरह होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वगैरह होता है, वो सारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? एंड वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूडिंग सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सारा भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन ये सारा क्या चैलेंजेस भी है, क्यों? क्योंकि हम लोग ये सारे को क्या करें, कट करके ये सारे जगह पे हम रोड्स वगैरह क्या करने लग जा रहे हैं, बनाने लग जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यही चीज यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना? अब एक बात समझिए, यहाँ पे तो हम लोग देखे लैंड यूज पैटर्न इंडिया में क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज पैटर्न में एकदम याद रखिएगा, कितना परसेंट फॉरेस्ट में, कितना परसेंट आपका उसमें परमानेंट क्वेश्चन में इंडिया में है, फॉरेस्ट कितना परसेंट है, प्रेजेंट में कितना है, पहले कितना था, और कितना नेशनल पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग चाहिए, वो सारा याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाबू कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, मतलब लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, या लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड का क्या होना, कमी होना, लैंड का टूटना, ये बोला जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन, है ना? और उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए, ये बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो लैंड और वी में हम लोग ये देखेंगे कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दी लैंड। ये तो पता है कि हमारा जो 95% का जो बेसिक नीड है फूड वगैरह का, वो कहां से फुलफिल हो रहा है, फॉरेस्ट से हो रहा है, कहीं ना कहीं लैंड से हो रहा है, ठीक है? एंड ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन है ना लैंड का, इससे हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग क्या किए, जो नेचुरल डिजास्टर उसको और ज्यादा क्या देती है, बढ़ावा देती है बाबू, है कि ना? जैसे पेड़ कट कर रहे हैं, पेड़ कट करने तो ज्यादा फ्लड आ रहा नहीं आ रहा था, तो यानी हम ही लोग बढ़ावा दिए, ठीक है? कैसे, तो एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे हुआ है। जैसे आप देखिएगा इसका काउजेस क्या क्या, देखिए याद रखिए, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा किसका, कि लैंड डिग्रेडेशन का काउज क्या है और उसका मेजर्स क्या, यानी कैसे उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक ही में सारा क्वेश्चन। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लिख लीजिएगा क्वेश्चन बाबू, ठीक है? चलिए ठीक है, तो व्हाट आर दी, देखिए जहां पे लगेगा सब्जेक्टिव आ रहा है वहां क्वेश्चन जरूर लिख रहे हैं बाबू, जहां ऑब्जेक्टिव आ रहा है हम आपको ऑलरेडी बोल दे रहे हैं, और सेशन में आप उसको लगा लीजिएगा तो आपको ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो व्हाट आर द काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है? आईसी में क्या मेजर्स भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है,
मेजर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काउस क्या है बाबू, तो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ को कट करेगा तो लैंड डिग्रेड होगा ना, क्योंकि पेड़ का जो रूट था, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पेड़ लगाए हुए थे, है ना, तो पेड़ का जो रूट है वो क्या लैंड को काउट करके रखा हुआ था, लेकिन पेड़ को अब क्या किया, कट के तो रूट भी गया, अब ये लैंड इसको पकड़ के रख गया, जब बारिश होगा तो क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन है। अब इसको बचाने के लिए मेजर्स क्या होगा, एफॉरेस्टेशन, इसकी जगह पे पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या, मान के चलिए एक लैंड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, ठीक है। आप एक कैटल को लाए, ये घास खाया, अब घास खाते खाते क्या हुआ ना, ओवर यूटिलाइज करने लगा, घास तो खत्म हो गया, अब जब वो लास्ट वाला बाइट लेगा ना, तो ऐसे उखाड़ेगा जैसे पूरा जो सॉइल वगैरह है वो भी साथ में निकल के आ जाएगा। तो लैंड सॉइल कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ, तो सॉइल के कारण लैंड भी तो डिग्रेड हुआ, तो ओवर यूटिलाइजेशन। और इसको मेजर्स क्या होगा बाबू, कि हम लोग जो ग्रेजिंग लैंड है उसको मेंटेनेंस करें। उसके बाद माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एंड क्वायरिंग का मतलब आप क्या करें, हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मतलब अंडरमाइन होकर पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को, जिससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड, लैंड टूटता चला जा रहा है ना। और रेगुलेटिंग माइनिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना, माइनिंग को रेगुलेट करना पड़ेगा। ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब क्या, मान लीजिए कहीं फसल लगा हुआ है और क्या करे, पूरा पानी आप दे रहे, पानी पानी क्या निकल, इससे बाहर से निकलते चला जा रहा है, अब पानी के साथ जो सॉइल वगैरह है वो भी क्या होता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है बाबू, कि आपका जो ट्री, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लगाया है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये फॉरेस्ट ये सॉरी क्रॉप है, अब एक पाइप सिस्टम लगा, यहाँ पे रूट में क्या कर दिए, आपका एक ड्रिप बस सिस्टम, यानी पानी जो है ड्रॉप बूंद बूंद गिरते चले जाए, यानी पानी वेस्ट कम होगा। स्प्रिंकलर का मतलब देखते हैं ना, खेत में अगर स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है, घूमते रहता है, वो पानी धीरे धीरे फवारा फेंकते रहता है, तो इससे क्या होगा कि जब आपको करना ऑन कर दिया, फिर उसको क्या करें, ऑफ कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि जो आपका इरिगेशन है वो क्या रहेगा, लिमिटेड में रहेगा। अब मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि सीमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करते हैं, वेस्ट पूरा डंप कर देती है लैंड पे, तो उससे सीमेंट क्या हो जाता है, काउट हो जाता है। और जब वाटर आता है तो वाटर सीमेंट क्या होता है, एक लेयर बना देता है, जिससे वाटर एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो सारा जो हमारा जो रिसोर्सेज है जो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या लगाना होगा, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट लगाना पड़ेगा। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या, मान के चलिए जैसे कि ये है, और यहाँ पे आप क्या कर दिए, ट्रीज लगा दिए, चारों ओर क्या लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, क्या लगा दिए, ट्रीज। अब जब एयर आएगी तो इससे टकराएगी, अब डायरेक्ट यहाँ पे तो नहीं जाएगी। जब ये ट्रीज नहीं था तो यहाँ से जो सॉइल वगैरह उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था। इसलिए आप क्या किया, शेल्टर बेल्ट लगा दिए। और क्या, थ्रोनी बसेस में लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे थ्रोनी बसेस में क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये है, तो यहाँ पे मान लीजिए आप फसल लगाएं तो यहाँ पे आप झाड़ी लगा दीजिए, फिर यहाँ पे फसल लगाएं, यहाँ झाड़ी लगा दीजिए, होगा क्या, इससे मान लीजिए एयर आएगी तो पहले झाड़ी में टकराएगी, है ना, ये सर्फ में टकराएगी, और ये आपका जो ये क्रॉप है वो क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। प्लस मान लीजिए वाटर भी आया तो वाटर पहले इसमें आके टकराएगा, तो लैंड डिग्रेड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये क्या था बाबू, आपसे अगर पूछा जाए तो डिफॉरेस्टेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, लिख दीजिएगा, ओवर ग्रेजिंग को, माइनिंग को भी, ये सारा चीजों को आप क्या कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप बाबू ये आपको समझ में आया कि काउस क्या होगा और इसका मेजर्स क्या होगा। इसी के साथ हमारा लैंड वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, बस हम इसको एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं। आखिरकार ये टॉपिक में हम लोग क्या देखें, ये वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखें, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर करा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग इसमें देखें क्या, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, क्या देखे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखे, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न में हम लोग क्या देखे कि पूरे वर्ल्ड में जो लैंड है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हम लोग बात किए कि 43% प्लेन में है, 30% प्लेट्यू सॉरी माउंटेन, और 27% किसमें, प्लेट्यू में। उसके बाद बात की लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड का, लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर में जैसे रोड बिल्डिंग वगैरह में है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का, परमानेंट पेस्चर का बात की, लैंड जो कि मिसलेनियस में उसका बात की, कल्चरल वेस्ट लैंड जो कि 5 साल से ज्यादा समय के लिए क्या किया जाता है, बैरन यानी खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फैलो लैंड का बात की, जिसमें करंट फैलो था और अदर करंट फैलो था। करंट फैलो 1 साल से कम तक के लिए जो बैरन छोड़ दिया जाए, या अदर करंट फैलो में 1 से 5 ईयर्स, है ना। और नेट्स ऑन एरिया में बात की, पूरे एरिया में जो एक बार किया जाता है नेट्स ऑन, और एक बार से ज्यादा यानी वो क्या होगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया का बात किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इंडिया का बात किया कि इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है, तो देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर एक्स में 93% डाटा है। अब बाकी का कहीं ना कहीं पीओके या जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको वहां देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं जो लैंड प्रेशर है वो इंडिया में डिक्रीज किया, उसका रीजन ये है कि अदर करंट फैलो क्या हो गया, बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं भारत में फॉरेस्ट तो बढ़ा है, लेकिन जो हमारा जो पॉलिसी बोलता है वो पॉलिसी के अनुसार क्या होना चाहिए, हमारा
33% होना चाहिए, लेकिन 33% हमारे पास नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का, तो देखिए कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का जो कहने का लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड डिग्रेडेशन को एक ही स्लाइड में देखिए काउस क्या है और उसका मेजर्स क्या है, कैसे उससे रोका जा सकता है। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट एक लेक्चर आएगा उसको हम लोग देखेंगे। बाकी याद रखिएगा हमारा डेली का जो है वो अल्टरनेट में क्लास आता है प्लस, और हम लोग जो सैटरडे है उसको क्या करते हैं, उस समय हम लोग कहीं ना कहीं पीवाईक्यू सेशन को करते हैं, ठीक है सर। सबको बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए बाबू।